हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है। और लास्ट क्लास तक हम लोगों ने फ्रिक्शन, एनएलएम, ये सारी बातें कवर कर ली थी। आज हमें वर्क पावर एनर्जी के बारे में सीखना है। क्या चीज़? वर्क पावर एनर्जी। बेसिकली वर्क और एनर्जी का कॉम्बिनेशन, इसको फील करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में क्या पूरी मैकेनिक्स की बात करी जाए, पूरी मैकेनिक्स की क्या पूरी फिजिक्स की बात करी जाए, तो वर्क और एनर्जी को आपस में इंटर रिलेट करके इन चीज़ों को फील करना सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है। ठीक है, तो वर्क पावर एनर्जी, या बेसिकली बोले तो वर्क एनर्जी पावर, क्योंकि तीनों जो है आपस में कोरिलेटेड होती है। लेकिन सबसे पहले हम लोग वर्क और एनर्जी को कोरिलेट करते हैं, उसके बाद में पावर को उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीजें इंट्रोड्यूस करके हम ऐड कर देते हैं। तो बस सिंपल सिंपल सी बात है। वर्क के बारे में हम क्या जानते हैं, तो हम लोग बचपन से पढ़ते चले हैं। वर्क क्या है? वर्क कैपेबिलिटी कुछ इस तरह की बोल सकते हैं कि हम फोर्स लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो बोल सकते हैं वर्क हो रहा है। अगर हम लोग सिंपल सी बात करें तो हम लोगों ने किस तरह से डिफाइन किया बचपन से क्या, जब भी हम लोग को थोड़ी थोड़ी सी फिजिक्स इंट्रोड्यूस करी गई तो हल्की सी मैकेनिक्स में हमको पहले वर्क बता दिया गया, फोर्स बताया गया, तुरंत वर्क बता दिया गया। तो वर्क क्या होता है हमारे पास? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना? इस तरह से हम लोग वर्क को डिफाइन करते हैं। अगर हमें देखा जाए तो ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी, ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी, तो दिस विल बिकम अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज इज ऑलवेज स्केलर। ठीक है ना? स्केलर, इसकी जो यूनिट होती है दैट इज जूल, दैट इज जूल। ठीक है, तो वर्क क्या है? अगर इस डिफिनेशन को भी हम लोग समझे तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को आपस में कुछ इंटर रिलेट करके हम वर्क को समझ रहे हैं। लेकिन थोड़ी सी और इसकी स्टैंडर्ड अगर हम डेफिनेशन पे बात करें तो एक छोटा सा डी डब्ल्यू जो हम डिफाइन करते हैं, तो इससे वर्क को डिफाइन करने से ज्यादा बेहतर है हम एक छोटा सा इंटरवल के लिए, छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क को डिफाइन करके उसको पूरे पर इंटीग्रेट करें। दैट विल बी द बेटर ऑप्शन, एफ डॉट डी एस। अगर हम एक छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क निकाल रहे हैं और उसके बाद उसको पूरे पर इंटीग्रेट कर रहे हैं फुल लिमिट लगा करके, जहां से जहां तक हमें वर्क निकालना है, जिस एक्स से लेकर के जिस एक्स तक हमें निकालना है, उस पर हम इंटीग्रेट करते हैं, तो जो हमें वर्क मिलता है दैट विल बी, बोला जाए तो दिस इज अ मोर जनरल डेफिनेशन ऑफ द वर्क। ठीक है ना? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वर्क, बट दिस इज द मोर जनरल डेफिनेशन। ठीक है ना? ओके, ये बात अपने को समझ आ गई। इसका मतलब क्या है कि अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो उसमें कंसीडर करता है कि वर्क डन हो रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होगा तो ही हम बोल सकते हैं कि वर्क हुआ। अगर हमारा ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है तो ही हम बोल सकते हैं कि वर्क हुआ। क्या ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है इस डेफिनेशन को देखते हुए? लग तो रहा है कि अगर 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 हमारा ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होगा तो वर्क कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि अगर डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगा तो हमारा जो वर्क है वो कंसीडर नहीं होगा। लेकिन एक छोटा सा जो इसमें कैच है वो क्या है कि आप डिस्प्लेसमेंट को थोड़ा सा सही से समझ नहीं रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट को थोड़ा सा समझना किस वजह से जरूरी है, बात समझो ध्यान से। यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज नॉट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, but we can say that this is the displacement of the point of application of the force. There is a difference between displacement of the object and the point of application of the object. ठीक है ना? हम बोल रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मूव कर रहा है जहां पर हम फोर्स लगा रहे हैं। क्या बात समझ आ रही? जैसे आप समझो, मान लो हमारे पास एक यहाँ पंचिंग बैग है, मान लो यहाँ पर एक पंचिंग बैग है इस तरह का। ठीक है, और इसको एक एक बंदा इधर से पकड़े हुए। ठीक है, और आपने क्या किया, इस पे पंच मारा एक। ठीक है, आपने इस पे एक पंच मारा या भीषुम। ठीक है, या भीषुम पे पंच मारा, तो मान लो इसने इतनी टाइट पकड़ा हुआ है कि बिल्कुल मूव नहीं कर सकता है पंचिंग बैग। लेकिन पंचिंग बैग इस तरह का है, फ्लेक्सिबल है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल, मतलब आप मुक्का मारोगे तो आपका मुक्का थोड़ा सा एक डेढ़ इंच धस सकता है। इसका मतलब क्या, जिस पॉइंट पे आपने मुक्का मारा, अगर इसका साइड व्यू देखें तो पहले इस तरह से था, ये मुक्का पड़ा। ठीक है, ये बिफोर कंडीशन, ये बिफोर कंडीशन। और जैसे ही आपने फोर्स लगाया मुक्के के साथ में, तो वो जो पंचिंग बैग है उसका शेप क्या कुछ इस तरह का हो जाएगा और आपका मुक्का थोड़ा सा अंदर तक धस जाएगा। ये नोबिता वाला मुक्का लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में उसको आप समझने की कोशिश करो। इस तरह से मैंने फोर्स लगाया तो क्या होगा, ये जो मुक्का है वो अंदर की तरफ थोड़ा सा धस जाएगा, ये आफ्टर कंडीशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यहां पर पंचिंग बैग डजंट मूव, डजंट मूव।
बट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स मूव्स। मतलब क्या है, यहां पर पंचिंग बैग मूव नहीं कर रहा है, लेकिन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, जिस पॉइंट पे हमने फोर्स लगाया है वो पॉइंट मूव कर गया। दैट मींस वी कैन से द वर्क हैज बीन डन। क्या सीखे, क्या यहां से हमको सीख मिली कि अगर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स मूव कर रहा है तो हम ये बोल सकते हैं कि हाँ वर्क हुआ है। इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट भी मूव करे। यहां पर ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, पंचिंग बैग स्थिर है आपका, लेकिन जिस पॉइंट पे हमने फोर्स लगाया है वो पॉइंट मूव किया हुआ है। क्या बातें क्लियर है? तो यहां पे ds, यहां से हमको क्या मिला कि ds इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। क्या बातें क्लियर है? क्या बातें क्लियर है कि ds इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। यहां पे ds ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट नहीं। हां, अगर रिजिड बॉडी, इन केस ऑफ रिजिड बॉडी, इन केस ऑफ रिजिड बॉडी, इन केस ऑफ रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी, displacement of the point of object and the displacement of the object is equal. In case of rigid body, displacement of the object, displacement of object is equal to displacement of point of application of force. क्या बातें क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? अगर रिजिड बॉडी है तो जाहिर सी बात है, अगर रिजिड बॉडी, मान लो ये कोई रिजिड बॉडी हम कंसीडर कर लें, रिजिड बॉडी है, तो अगर हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं तो अगर बॉडी मूव करेगी तभी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मूव करेगा। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे कि रिजिड बॉडी की केस में दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कभी भी शिफ्ट नहीं हो सकती, कभी भी चेंज नहीं हो सकती। अगर ये इसका सेंटर ऑफ मास था, यहां से इस पॉइंट पे मैंने मुक्का लगाया है, तो ये मुक्का कभी भी ये नहीं हो सकता कि इस डिस्टेंस को कम कर दे। ऐसा नहीं हो सकता कि ये मुक्का सिर्फ इसको पिचका दे और बाकी सारी बॉडी ऐसी बनी रहे। तो रिजिड बॉडी की केस में ये हमारी कंडीशन नहीं होती है। क्या यहां तक बातें क्लियर है? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट अगर है तो कमेंट सेक्शन में लिख दो। ऑल क्लियर? तो ये छोटी छोटी सी बातें थी वर्क के केस में। अच्छा, थोड़ी सी पेज और करने की कोशिश करते हैं। देखो, मान लो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट था, ये एक ब्लॉक रखा हुआ था, ठीक है, ये ब्लॉक रखा हुआ था, ठीक है। मान लो m मास का ब्लॉक था और यहाँ हमने 0 से चलना शुरू किया और हम किसी ds या हमने कोई s डिस्टेंस तक चल गए। हमने फोर्स लगाया इस पे, इस तरफ हमने, ऐसे ब्लॉक था, इसको इस तरफ से घसीट रहे थे और यहाँ तक इसको हमने पहुंचा दिया, यहाँ तक हमने इसको पहुंचा दिया, ठीक है। तो एक्चुअल में फोर्स कितना लगा, सॉरी एक्चुअल में फोर्स कितना लगा हमारे पास F, और वर्क कितना हुआ, वर्क कितना हुआ एफ एस। यहाँ पे डॉट लगाने की कोई जरूरत है क्या? यहाँ पे डॉट लगाने की कोई जरूरत है क्या? क्यों? क्योंकि जो एफ है वो एस की डायरेक्शन में, यानी में कोई भी यहाँ पे डॉट लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि कोई भी वेक्टर कंपोनेंट यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं। वेक्टर है यहाँ पे, लेकिन हम वेक्टर को इग्नोर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है एग्जैक्टली कि भाई वेक्टर क्या है, magnitude plus direction, and if we know the direction of the force then we can say that we need only magnitude। हमें केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत थी तो हमने मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दिया। ओके भाई, ये बात समझ आ गई। लेकिन सोचो, ध्यान सोचो, क्या सोचो कि अगर हमारे पास ये ऑब्जेक्ट था, थोड़ी सी मैं जगह बनाता हूँ फिर आपको समझाता हूँ, ये आप थोड़ा सा इधर नोट कर लेना, ध्यान से देखो मेरी बात, नहीं ध्यान से देखो, नहीं ध्यान से सुनो मेरी बात, सुननी होती है बात को, देखना होता है। चलो छोड़ो, देखो ये मान लो m मास था, ठीक है, इसको हमने यहाँ से डिस्प्लेस करना था, यहाँ तक लाना था, ठीक है। और मान लो हमने जो फोर्स लगाया दैट इज इन दिस डायरेक्शन, ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, ठीक है, किसी थीटा एंगल पर, हॉरिजॉन्टल से किसी थीटा एंगल पर। तो एक्चुअल में ये क्या कर रहा है, ये जो फोर्स है वो क्या कर रहा है कि आप सोचो इसे ध्यान से कि मान लो मेरे पास ये डस्टर था, ठीक है, और मैंने इस पे इस तरफ से फोर्स लगाया, इस तरफ से दिख रहा है, मैंने इसको इस तरफ से फोर्स लगाया, तो एक्चुअल में क्या होगा, ये आगे चलेगा, लेकिन इन कंपैरिजन टू हम इस पे हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाते हैं तो ये इजीली चल सकता है। लेकिन अगर इस पे तिरछा फोर्स लगाते हैं तो हमें थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा अगर हमें सेम स्पीड से चलाना है इसको। तो एक्चुअल में क्या होता है कि इस फोर्स के दो कंपोनेंट हो जाते हैं, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में। एफ कॉस थीटा और इधर क्या है, एफ साइन थीटा। देखो ध्यान से, इधर क्या और एक्चुअल में लग रहा था नॉर्मल, नीचे क्या लग रहा था mg, क्या इस पे इस तरह से लिख सकते हैं n प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू mg, यानी नॉर्मल इज इक्वल टू mg माइनस एफ साइन थीटा। अब सुनना मेरी बात, बहुत ध्यान सुनना मेरी बात, अगर आप यहां पर फ्रिक्शन वगैरह को इग्नोर कर दें, क्या इग्नोर कर दें, आप फ्रिक्शन को इग्नोर कर दें,
तो इस एफ साइन थीटा ने, इस एफ साइन थीटा और नॉर्मल ने मिलकर एनजी को बैलेंस किया। ठीक है, अगर हम एफ साइन, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात है ऊपर की तरफ भी मूव करने लगेगा। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, सिर्फ नॉर्मल को इसको बैलेंस किया हुआ है। ठीक है, लेकिन इस एफ कॉस थीटा ने इसको यहां से यहां तक चलाया है। इसको यहां से यहां तक चलाने का जो सिंपल रोल प्ले किया, दैट इज एफ कॉस थीटा। उस एफ कॉस थीटा ने इसको यहां से यहां तक चलाया। इसका मतलब क्या है, यहां पर जो एफ रोल प्ले कर रहा था, बहुत ध्यान सुनना मेरी बात, यहां पर जो एफ रोल प्ले कर रहा था, यहां पर वही रोल एफ कॉस थीटा ने प्ले किया है। दैट मींस वी कैन राइट W इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू एस। एफ कॉस थीटा इंटू एस, या लिख सकते हैं एफ एस कॉस थीटा। हमने यहां पर भी कोई वेक्टर नहीं लिया है, यहां पर भी हमने कोई वेक्टर नहीं लिया हुआ है, लेकिन सिंपल से अगर देखा जाए तो यहां पर ये वेक्टर प्रोडक्ट ही आ रहा है। एफ डॉट एस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। क्या बातें क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? इसका मतलब ये है कि हमें एक्चुअल में हम जो कर रहे हैं, अगर हम अपनी सूझ समझ के आधार पर करेंगे, अपनी सूझबूझ के आधार पर करेंगे, तो हमें वेक्टर्स से बहुत ज्यादा नहीं जूझना पड़ेगा। हम वेक्टर्स को अपनी बुद्धि के आधार पर, अपनी तर्क के आधार पर थोड़ा सरल प्रॉब्लम्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट वर्क, किस तरह से हम लोग वर्क को, अभी ऑल अबाउट नहीं, कुछ इंट्रोड्यूस हुआ है, अभी और बातें बाकी हैं इसमें। ठीक है, लेकिन बेसिक से जो बातें थी वो यही है। ठीक है, अच्छा एक आध बातें और करते हैं, लेकिन चलो इधर कर लेते हैं, अभी जगह है हमारे पास। मान लो हमारे पास एक ही ब्लॉक था, ठीक है, एम मास का ब्लॉक था। ठीक है, हमने फोर्स लगाया इधर, हमने फोर्स लगाया इधर। क्या आपको दिख रहा है? जस्ट अ सेकंड, लेट मी चेक। हाँ, विजिबल। देखो ध्यान से, हमने फोर्स लगाया ऊपर की तरफ और आपसे बोला, और आपसे बोला कि बताओ इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इसका जो वर्क डन है, इसका जो वर्क डन है, या डायरेक्शन बोलो, क्योंकि डायरेक्शन बोलेंगे तो वर्क हमारा, हम लोगों को थोड़ा सा वर्क की डेफिनेशन चेंज करना पड़ सकता है। लेकिन आप सोचो कि हमने इधर की तरफ फोर्स लगाया और ये इतना भारी था, समझो इतना भारी था कि हम इसको उठा नहीं पा रहे, हम इसको उठा नहीं पा रहे, ये बिल्कुल रखा हुआ है। तो हम इसमें क्या बोल सकते हैं कि अगर यहाँ पर ये इसको हिलाने में असमर्थ है, यहाँ पर अगर ds की वैल्यू 0 है, दैट मीन्स वी कैन से द वर्क इज 0 हियर, वर्क इज 0 हियर। बात अपने दिमाग में रखना। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, तब इसको रिलेट करने की कोशिश करते हैं। मान लो हमारे पास एक ये ब्लॉक था m, और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन था म्यू, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन था म्यू। हमने ब्लॉक पे इधर की तरफ फोर्स लगाया f। ठीक है, हमने ब्लॉक पे इधर की तरफ फोर्स लगाया f। फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना लग सकता है, फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना लग सकता है, f इज इक्वल टू म्यू mg इस केस में, क्योंकि जो नॉर्मल है उसकी वैल्यू mg है। ठीक है, फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ f। ठीक है, और मान लो f इतना है, f इतना है, जो कैपिटल f है, f इज ग्रेटर देन फ्रिक्शन। ठीक है ना, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है, f लिमिटिंग से ज्यादा है, f लिमिटिंग से ज्यादा है, तो क्या होगा, ब्लॉक मूव करेगा, ब्लॉक मूव करेगा। ओके भाई, अब आप बहुत ध्यान से देखो तो मान लो ब्लॉक यहां से यहां तक मूव किया, s डिस्प्लेसमेंट चला इसने। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होगा, हम अगर बोलें कि वर्क डन बाई इस कैपिटल F, इस कैपिटल F की वजह से जो वर्क डन है वो कितना आएगा, तो वो आ जाएगा F इंटू एस, F इंटू एस, F इंटू एस। बात क्लियर है? यहां तक कुछ भी वैल्यू हो सकती है F की। लेकिन अगर मैं बोलूं, ये देखो किस तरह की क्वांटिटी आई, पॉजिटिव क्वांटिटी आई। लेकिन अगर मैं बोलूं कि वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स, तो वो कितना आएगा, बहुत ध्यान से देखो, तो फ्रिक्शन लग रहा है पीछे की तरफ, तो हो जाएगा माइनस एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ f, दिस क्वांटिटी इज बिकम नेगेटिव। तो आपसे अगर कोई पूछ दे कि वर्क क्या पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है, तो आपको लगेगा यार ये किस तरह से पॉसिबल, वर्क नेगेटिव किस तरह से पॉसिबल है? वर्क नेगेटिव पॉसिबल है अगर हम फोर्स पे फोकस करें, हम देखें कि किस फोर्स की वजह से हमसे वर्क डन पूछा जा रहा है एक्चुअल में। बात क्लियर है? तो वर्क कैन बी पॉजिटिव, इधर नेगेटिव और जीरो। ठीक है ना, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, वर्क तीनों तरह का हो सकता है। ये बात अपनी भाषा में भी थोड़ी सी लिखने की कोशिश करना कि किस तरह से वर्क नेगेटिव हो सकता है। अगर जो हम ब्लॉक है जिसको जिसपे हम अपनी स्टडी कर रहे हैं, उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे डिजायर्ड फोर्स वर्क की तरह, मतलब जिस हमारा जो वर्क है, सॉरी हमारा जो फोर्स है जिसकी वजह से हम वर्क डन निकालना चाह रहे हैं, उसके अपोजिट में अगर उसका डिस्प्लेसमेंट है, तो हमारा जो वर्क आएगा दैट विल बी नेगेटिव, दैट विल बी नेगेटिव। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ठीक है, चलो उतारो इसको। जीरो वर्क डन का एक बहुत बढ़िया सा एग्जांपल होता है जो कि होता है पेंडुलम, हमारा बिल्कुल सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम कुछ इस तरह का दिखता है, क्या कुछ इस तरह का दिखता है ना?
ये हमारा सिंपल पेंडुलम है। मान लो हमने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, ठीक है, और इसको यहाँ से छोड़ दिया इस तरह से, तो क्या ये इस तरह से मूव कर रहा है? मान लो हमसे बोल दिया जाए जब हमने इसको यहाँ से अगर छोड़ा है तो उसको यहाँ से यहाँ तक कुछ डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया, ds मान लो या s मान लो, ठीक है। और हमसे बोल दिया जाए वर्क डन बाई टेंशन, वर्क डन बाई टेंशन, तो वर्क डन बाई टेंशन का मतलब क्या है? क्या टेंशन हमेशा डिस्प्लेसमेंट क्या भाई, अगर टेंशन ऊपर की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट किधर की तरफ, इधर, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बना? 90 डिग्री। दोनों के बीच में एंगल कितना बना? 90 डिग्री। तो एक्चुअल में वर्क डन बाई टेंशन जब लिखेंगे तो टी डॉट एस जब हम करेंगे तो आ जाएगा टी एस कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू कॉस 90 है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 0। तो यहाँ पर अगर हमसे बोला जाए वर्क डन बाई टेंशन कितना हो रहा है, दैट विल ऑलवेज बी 0। तो वर्क डन बाई टेंशन जो होता है एक्चुअल में वो हमेशा 0 ही होता है। मैंने आपको एक सिंपल सा इलस्ट्रेशन जब आपको पुली ब्लॉक सिस्टम में समझाया था, तो वहाँ पे Vp इज इक्वल टू Va प्लस V/2 में जब वहाँ पे मैंने इसका डेरिवेशन किया तो मैंने बोला था वर्क डन बाई टेंशन हमेशा क्या होता है? 0 होता है। समझाया था क्या? वही चीज़ है यहाँ पर। ओके भाई, अच्छा, अगली बात हम इस पर क्या कर सकते हैं, सुनो मेरी बात ध्यान से। अब हमने फोर्स की बात करी है, हमने वर्क की बात करी है, तो थोड़ी सी बातें फोर्स पे करना क्यों जरूरी है, देखो ध्यान से। अगर हमसे बोल दिया जाए कि जो वर्क डन है उसको हम किस तरह से डिफाइन कर रहे थे, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, इस तरह से डिफाइन कर रहे थे। ओके, वर्क डन एक्चुअली डिपेंड किस पे कर रहा है? फोर्स पे, ठीक है। ऐसे समझो कि मान लो हमारे पास एक ये ब्लॉक था, एक ये ब्लॉक था, इसका मास m था, और इसको मैंने उठा करके यहां रख दिया कुछ h हाइट पर, कितने हाइट पर? h हाइट पर, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होगा, इस मान लो किसी बीच वाली स्टेट में जब हम इसको ले जा रहे थे तो उस पर नीचे की तरफ फोर्स क्या लग रहा था? mg। उस पर नीचे की तरफ फोर्स क्या लग रहा था? mg। और हमें अगर इसको ऊपर की तरफ ले जाना है, इसका मतलब हमें ऊपर की तरफ इसी के अपोजिट में एक्सटर्नल फोर्स जो लगाना पड़ेगा, दैट विल बी mg, तभी तो ऊपर चलेगा, ठीक है। ये बात भी समझ आती है। इसका मतलब ये है कि अगर इस ब्लॉक को हमें यहां से यहां तक ले जाना है तो जो हमें वर्क डन करना पड़ेगा दैट विल बी F इंटू एच, एफ एक्सटर्नल इंटू एच, और F एक्सटर्नल किसके बराबर होना चाहिए? mg के बराबर, जो कि ऊपर की तरफ लगेगा, तो mgh। क्या इसमें जो वर्क डन हमें करना पड़ेगा दैट विल बी mgh। ओके, सोचो अगर हम इसको इस तरह से ले जाकर के इस तरह से ले जाते हैं, इसको हम इस तरह से ले जाते हैं, क्या अभी जो वर्क डन आएगा दैट विल बी mgh? जी हाँ, अभी जो वर्क डन होगा दैट विल बी mgh, बिकॉज कि यहां पर जो भी हमारी, अब इसको थोड़ा सा अगर पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट से समझेंगे तो और आसान हो जाएगा। क्यों? कि एक पर्टिकुलर हाइट के लिए, जब हाइट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो भी हम फोर्स लगा रहे हैं, जो भी हम फोर्स लगा रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स, वो हमेशा mg के अपोजिट ही लग रहा है, और उसका डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो h ही हो रहा है, ठीक है ना। ये हाइट पे डिपेंड कर रहा है, कितनी हाइट पर हम ले जा रहे हैं, किस पाथ से ले जा रहे हैं, ये कभी जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है भाई, हम एफ एक्सटर्नल किसके बराबर लगा रहे हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर, तभी तो ऊपर की तरफ जाएगा। इसका मतलब ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इस तरह से वर्क डन करवा रहा है जो कि इस बात पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है कि हम किस पाथ से उसको ले जा रहे हैं। फिर से सुनो मेरी बात, कि ग्रेविटेशनल फोर्स इस तरह से वर्क डन करवा रहा है, या जो हमारे द्वारा लगाया गया जो फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर है, तो ये फोर्स इस तरह से वर्क डन करा रहा है जो कि इस बात पे डिपेंड ही नहीं होने दे रहा है कि हम किस पाथ से इस ऑब्जेक्ट को ले जा रहे हैं। क्या बात क्लियर है? इसका मतलब है दिस वर्क डन इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, दिस वर्क डन इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। तो दिस टाइप ऑफ फोर्स, this type of force whose work done is independent of path, that type of force is called conservative force, that type of force is called conservative force। क्या चीज? conservative force, conservative force। ये बात हमने करी कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में। दूसरी बात अगर मैं बोलूं कि मान लो एक हमारे पास ये एक टेबल है, ये मैंने एक टेबल का अपर व्यू बनाया हुआ है, ये टेबल का अपर व्यू है, ठीक है ना, अपर व्यू, अपर व्यू है, और एक ब्लॉक यहां पर रखा हुआ था, इस ब्लॉक को हम यहां से इस तरह से ले गए यहां तक, ठीक है। तो मेरे से बोला गया कि बताओ वर्क डन बाई फ्रिक्शन क्या होगा, वर्क डन बाई फ्रिक्शन क्या होगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा होगा, वर्क डन मान लो ये दूरी मैंने सीधी सीधी बिल्कुल ट्रैवल करी और ये दूरी ट्रैवल करी s, तो हमारे पास वर्क डन कितना जाएगा? माइनस एफ डॉट एस, या माइनस एफ एस, सिंपल, क्योंकि बिल्कुल सीधी डायरेक्शन ले रहे हैं, ठीक है। या एफ डॉट एस लिख लो, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हम बिल्कुल कोई भी कोताही नहीं बरत सकते, ठीक है। अब हमने क्या किया कि एक्चुअल में अब इस तरह से ना ले जा करके इस तरह से ले गए, तो मान लो ये दूरी हम इधर x1 गए,
इधर दूरी x2 का है। तो अब बोल दिया गया कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन बताओ। ये केस 1 में था और ये केस 2 में निकालना है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस एफ डॉट x1 प्लस x2। क्या वर्क डन चेंज हो गया? भाई जाहिर सी बात है, जब हम इस रास्ते से ले जाएंगे तो फ्रिक्शन अलग लगेगा, इस रास्ते से ले जाएंगे तो फ्रिक्शन अलग लगेगा, ठीक है ना, उसकी मैग्नीट्यूड अलग हो जाएगा तो वर्क डन अलग हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि हम किस पाथ से ले जा रहे हैं, और अगर किसी फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि हम किस रास्ते से उसको ले जा रहे हैं, किस पाथ से उसको ले जा रहे हैं, दैट टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। That type of force is called non-conservative force. That means friction here is non-conservative force. Non-conservative force. तो हमने दो टाइप के फोर्स इंट्रोड्यूस किए। दैट मीन्स हमने जो समझा कि दो तरह से वर्क डन किया जा सकता है, एक जो पाथ की डिपेंडेंट हो, तो वो जो फोर्स करवा रहा है वर्क डन, दैट इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स, और दूसरे टाइप का वर्क डन जो कि उस बात पे डिपेंड उस पाथ पे डिपेंड कर ही उस पाथ पे डिपेंड कर रहा है, वो वर्क डन जिस फोर्स के द्वारा कराया जा रहा है, दैट टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। क्या बातें क्लियर है? यानी कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, दो टाइप के हमने फोर्स देखे, ठीक है। ओके, इस बात को जरा ध्यान रखना, कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है। क्यों? क्योंकि ये भी वर्क एनर्जी थ्योरम में काफी ज्यादा उसको समझने में आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वो आपका तीन टाइप का हो सकता है। कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वो तीन टाइप का हो सकता है। एक होता है कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट फोर्स, जैसे बोल दिया गया 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, कांस्टेंट फोर्स हमसे बोल दिया गया, ठीक है। एक इस तरह से दिया सकता है आपको, F इज इक्वल टू एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। मतलब क्या, ऐसे f का भी कोई फंक्शन होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x, एफ वाई इज इक्वल टू मान लो 4y, या एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, इस तरह से कुछ दे सकता है, ठीक है। इस तरह का एक मतलब हो सकता है, ठीक है। आई में अलग टाइप का वेरिएबल है, जे में अलग टाइप का वेरिएबल, ठीक है ना, इस तरह से इस फॉर्म में हो सकता है। तीसरा किस तरह का हो सकता है? तीसरा जो हो सकता है परफेक्ट डिफरेंशियल हो सकता है, परफेक्ट डिफरेंशियल हो सकता है। इसमें बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर थोड़ा सा अगर समझ लेंगे तो आसानी होगी, ठीक है। कांस्टेंट फोर्स एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप टाइप फोर्स, और थर्ड टाइप फोर्स इज परफेक्ट डिफरेंशियल फोर्स। परफेक्ट डिफरेंशियल फोर्स से हमारा क्या मतलब है कि जैसे आपने देखा होगा, मान लो इस तरह से लिखा हुआ है कि एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, इस टाइप का फोर्स, इस टाइप का फोर्स, तो हम क्या इसको लिख सकते हैं, क्या हम इसको लिख सकते हैं डी ऑफ एक्स वाई। क्या ये परफेक्ट डिफरेंशियल है? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि डी एक्स वाई को आप खोलोगे तो आपके पास आ जाएगा एफ डी वाई प्लस वाई डी एक्स, सॉरी एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। इसको क्या हम शॉर्ट फॉर्म में डी एक्स वाई भी लिख सकते हैं। So this is called the perfect differential force. We have introduced three types of force. First is constant force. Second is the type of fx I cap plus fy j cap plus fz k cap, and the third type is perfect differential force. The type is perfect differential force. क्या तीनों फोर्स समझ आए? कोई कंफ्यूजन? ठीक है, अच्छा, ओके। अब बिल्कुल सिंपल सिंपल से हम इस पे बहुत ज्यादा डीप में भी जा सकते हैं, प्रॉब्लम्स भी कर सकते हैं, लेकिन कोई खास हमें जरूरत है नहीं, क्योंकि हमें जो मेन जरूरतें हैं वो हमारी थोड़ी सी अलग है, ठीक है ना। हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसकी जरूरतें, जो मतलब हमारे जो एग्जाम है उसकी बातें, जरूरतें थोड़ी सी अलग है, और यहाँ पर बहुत डीप में जाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, मैंने समझा दिया आपको कि एक्चुअल में कांस्टेंट फोर्स किस तरह का हो सकता है, इस तरह का फोर्स और इस तरह का फोर्स, सारे फोर्सेज किस किस तरह से हो सकते हैं, ठीक है। ये बातें आपको समझ आनी चाहिए। ओके भाई, अब क्या बात करते हैं, अब हमारी जो वर्क पे थोड़ी थोड़ी सी चर्चा थी वो ऑलमोस्ट हमने कर ली है, ठीक है ना। अब हम वर्क और एनर्जी को आपस में रिलेट करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? वर्क को और एनर्जी को आपस में रिलेट करने की कोशिश करेंगे। क्या बातें क्लियर है? गर्मी थोड़ी सी होने लगी है, ठीक है, तो आप अपना जो मौसम का परिवर्तन है इसमें थोड़ा सा अपनी सेहतों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो आई होप बातें क्लियर हो गई होंगी। कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और इस क्लास में अभी इतना ही रखते हैं, क्योंकि वर्क को मैंने ऑलमोस्ट इंट्रोड्यूस कर दिया, और वर्क और एनर्जी को आपस में कोरिलेट कराने का काम अगली क्लास में करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा अभी वर्क और एनर्जी में भी अगर उलझने लगेंगे थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो चलो इस क्लास में इतना ही रखते हैं। अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और कोई आपका सुझाव, कोई शिकायत है तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और अभी तक आपने अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।